मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग 10th स्टैंडर्ड का 15 चैप्टर दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत फेमिलियर वर्ड है कि एनवायरनमेंट मतलब क्या क्या हमारा सराउंडिंग्स। तो उसके बारे में हम लोग अब कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत सारे नए वर्ड भी आएंगे। तो फर्स्ट है इकोसिस्टम। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है, किसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। आपने अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, आपने ये वाला वर्ड सुना होगा इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, तो व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ इको फ्रेंडली, मतलब एनवायरनमेंट को जो फ्रेंडली हो उसको हम लोग इको फ्रेंडली बोलते हैं। तो इकोसिस्टम मतलब कि जो एनवायरनमेंट के साथ सिस्टम को रिलेटेड है उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, किसको इकोसिस्टम डेफिनेशन किया दिया जाता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज अ प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज physical surroundings interact with each other and maintains a balance in a nature. All the interacting organisms in area together with the non-living constituent of environment form an ecosystem. मतलब कि हमारे आसपास कितने ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, फिजिकल सराउंडिंग्स है मतलब एयर, वाटर, लैंड, ये सब फिजिकल सराउंडिंग्स है जो हमारे आसपास है। और लिविंग बींग्स और ये नॉन लिविंग बींग्स एक दूसरे को बीच में बैलेंस बना के रखते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो जब इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का ये नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के साथ और एक पूरी सिस्टम क्रिएट होती है, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ biotic component comprising living organisms and abiotic component comprising the physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। मतलब क्या कि इकोसिस्टम किसका मिक्सचर है, तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट का। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग में सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, और एबायोटिक में बहुत सारे फिजिकल फैक्टर आते हैं जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, मिनरल्स है। तो ये सबको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। For example, if you visit a garden, you will find a different plants such as grasses, trees, flower-bearing plants like rose, jasmines, sunflower, and animal like frog, insect, and bird. आप लोग गार्डन में जाते हो तो ये सब चीज़ आपने देखी होगी। ट्रीज देखने को मिलते हैं, प्लांट देखने को मिलते हैं, ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जिसपे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, फ्रॉग देखने को मिलते हैं। तो all living organisms interact with each other for their growth, reproduction and other activities are affected by a abiotic component of ecosystem। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, और एबायोटिक कंपोनेंट की जो बहुत सारी एक्टिविटी है वो भी उनको अफेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इकोसिस्टम की डेफिनेशन थी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को जब मिक्स करते हैं तो दोनों का इंटरेक्शन बनके वो पूरी इकोसिस्टम बनती है। तो ये गार्डन में भी वही दिखने को मिल रहा है ना हमको, तो गार्डन एक इकोसिस्टम हो गई। तो अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दूसरी इकोसिस्टम कौन कौन सी है, तो लाइक फॉरेस्ट, ponds, lake, these are the natural ecosystem। ये सारी जो फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक है, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। वहां पे नेचुरली बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मैन मेड जो है जिसमें आता है गार्डन, क्रॉप फील्ड, तो ये सब ह्यूमन ने बनाई गई है। गार्डन हमने उगाया है, हमारे हिसाब से उगाया है, प्लान करके उगाया है, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। Organisms can be grouped as a producer, consumer, decomposer according to their manner in which they obtain their sustenance from the environment। मतलब कि organisms को अब हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। तो ये कैसे वो लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए जिसपे जो एनवायरनमेंट के जो लेवल पे डिपेंड करते हैं उसके हिसाब से ये कैटेगरी बनाई गई है। Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of sun in a presence of chlorophyll। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर या स्टार्च, तो कहाँ से बनाते हैं, तो यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सन, मतलब के फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, उसमें रेडिएंट एनर्जी सन की रेडिएशन से आने वाली एनर्जी को यूज करके वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं, शुगर और स्टार्च। तो ऐसे क्या कौन से हैं, ग्रीन प्लांट्स है,
बहुत सारे बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये कैटेगरी को हम लोग फोटोसिंथेसिस करने वाली कैटेगरी को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स सारे प्रोड्यूसर वाली कैटेगरी में रखे जाते हैं। आपको ये सारे कैटेगरीज याद रखनी है, तभी आपको इकोसिस्टम जो है वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है these organisms which consume the food produce either directly from producer or indirectly by feeding on other consumer are the consumer। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाते हैं। जैसे एग्जांपल ले तो डियर जो है वो प्लांट को सीधा खाता है, प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, तो डायरेक्टली खाया। या तो फिर डियर को लायन ने खाया, तो लायन क्या हुआ? इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है ना, क्योंकि जो डियर था वो प्लांट खाता था और लायन था उसने क्या किया? डियर को खाया, तो वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड हुआ। तो वो कंज्यूमर पे डिपेंड था ना, क्योंकि डियर था उसने प्लांट खाया तो वो कंज्यूमर हो गया। तो दूसरे कंज्यूमर जो पहले वाले कंज्यूमर को यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर कैटेगरी में रखते हैं। The consumer can be classified variously as a herbivores, carnivores, omnivores and parasites। तो इसी वजह से हम लोग कंज्यूमर की कैटेगरी को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं हर्बीवर्स में, कार्निवर्स में, ओमनीवर्स में और पैरासाइट्स में। हर्बीवर्स मतलब जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाता है, कार्निवर्स मतलब जो दूसरे एनिमल को खाता है, ओमनीवर्स मतलब जो प्लांट और दूसरे एनिमल दोनों को खाता है, और पैरासाइट्स मतलब कि जो डेड बॉडीज पे डिपेंड करते हैं या लाइव बॉडी पे डिपेंड करते हैं, तो उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। The microorganisms comprise bacteria and fungi and break down the dead remains and waste product of organisms। Microorganisms जो है वो दूसरे डेड एनिमल्स पे और वेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंगाई। These microorganisms are the decomposer as they break down the complex organic substances into the simple organic substances that go into the soil and are used up upon more by the plant। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो हैं इसको डिकम्पोजर बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये सिंपल सब्सटेंस सॉइल को अवेलेबल होने की वजह से फर्दर प्लांट जो है वो उसको यूज करते हैं। तो दैट्स वाई उसको डिकम्पोजर बोला जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि किसको हम लोग प्रोड्यूसर कैटेगरी में रखेंगे, किसको कंज्यूमर कैटेगरी में रखेंगे और किसको हम लोग डिकम्पोजर कैटेगरी में रखेंगे। तो ये 3 लेवल आपको याद रखने हैं इकोसिस्टम समझने के लिए। फूड चेन्स एंड वेब्स। अब हमको फूड चेन्स और वेब मतलब जाला, चेन मतलब सीधी चेन, वो हमको समझनी है। द ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन्स फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। मतलब एक स्टेप, फूड चेन का एक स्टेप को हम एक ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर आते हैं जो खाना खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स। They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs or the consumer। अब ये ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं फर्दर कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स के लिए। The herbivores और प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट सेकंड। दूसरे लेवल पे क्या, जो सबसे पहले लेवल पे हम लोगों ने किसको रखा? प्रोड्यूसर को। उसके सेकंड लेवल पे हम लोग रख रहे हैं हर्बीवर्स को, और प्राइमरी कंज्यूमर भी उसको बोला जाता है। स्मॉल कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर एट अ थर्ड लेवल। मतलब स्मॉल कार्निवर्स एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर पे जो डिपेंड होते हैं वो, और सेकेंडरी कंज्यूमर भी उसको बोला जाता है, तो उसको थर्ड लेवल पे रखा जाता है। फर्स्ट लेवल पे ऑटोट्रॉप, सेकंड लेवल पे हर्बीवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल पे स्मॉल कार्निवर्स, और फोर्थ लेवल पे हम लोग लार्ज कार्निवर्स जो है और टर्शरी कंज्यूमर भी उसको बोला जाता है। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी मतलब थर्ड नंबर वाला कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जिसको बोलेंगे हर्बीवर्स को, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में जो छोटे एनिमल होते हैं फिर भी वो हर्बीवर्स एनिमल को खाते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी में रखते हैं। और लार्ज एनिमल जो ये हर्बीवर्स को भी खाते हैं और सेकेंडरी वाले कंज्यूमर को भी खाते हैं, तो उसको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं, और उसको फोर्थ लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। किसका? फूड चेन का। The food we eat
एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हम जो खाना खाते हैं वो एज अ फ्यूल, जैसे हमको बाइक चलानी है तो पेट्रोल चाहिए फ्यूल के लिए, क्यों, तो ही बाइक चलेगी। वैसे हम लोगों को हमको चलना हो तो हमको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमको खाने से मिलती है। दस द इंटरेक्शन अमोंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब जब एक एनिमल दूसरे एनवायरमेंट के फैक्टर पे जब इंटरेक्ट करता है तो वो एनर्जी का फ्लो दिखा रहा है हमको कि भाई फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर ने जब हर्बीवर्स एनिमल को खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने जब हर्बीवर्स एनिमल को खाया, तो एनर्जी हर्बीवर्स से किसको मिली, सेकेंडरी को मिली, सेकेंडरी से टर्शरी को मिलती है, टर्शरी को फोर्थ लेवल में मिलती है। ऐसे एक फ्लो दिखता है एनर्जी का फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम टू अनदर, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक एनर्जी का फ्लो हमको दिखता है। द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन अ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो जो ऑटोट्रॉप्स है वो सनलाइट को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं शुगर और स्टार्च में, वो कन्वर्ट करते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट द ऑल एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। मतलब ऑटोट्रॉप्स ने सनलाइट से एनर्जी ली, उसने खुद के लिए यूज की, हर्बीवर्स एनिमल ने जब उसको खाया तो वो एनर्जी उसको पास आउट हुई, हर्बीवर्स को फर्दर कार्निवर्स ने खाया तो कार्निवर्स को वो एनर्जी पास आउट हुई, कार्निवर्स जब मर गया तब डिकम्पोजर ने उसको यूज किया तो वो एनर्जी फिर डिकम्पोजर ने यूज की, फिर फर्दर वो चेंज लूज होके फिर से सॉइल में चली गई और फिर से ये चेंज जो है वो चलती रहती है, इसीलिए उसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। When the one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in form which cannot be used again. जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी जाती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, और वो ऐसे फॉर्म में वेस्ट होती है कि वो फिर से कभी भी यूज होती नहीं है। The flow of energy between the various component of environment has been extensively studied, and it has been found that the green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy। मतलब कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में जब हम सीखते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टडीज की गई है, और उसके बाद ये फाउंड किया गया है कि जो ग्रीन प्लांट है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड पे हमको दिखती है उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोला जाता है, वो एनर्जी का सिर्फ 1% उसके लीव्स पे गिरने वाली एनर्जी, सनलाइट जो है उसका 1% एनर्जी जो है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। When the green plants are eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost as a heat to environment। मतलब कि जब ये ग्रीन प्लांट हर्बीवर्स एनिमल्स खाते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर जब खाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है, यूज नहीं होती है, एज अ हीट के फॉर्म में वो एनवायरमेंट में लॉस्ट होती है। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, थोड़ी एनर्जी जो है वो डाइजेशन में यूज हो जाती है इन डूइंग वर्क, एंड द रेस्ट गोज डाउन टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और जो बाकी जो बच गई, थोड़ी जो है वो लॉस्ट हो गई, थोड़ी जो है वो अपने काम करने में यूज हुई, और जो बची वो वाली जो एनर्जी है वो ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में यूज होती है। An average of 10% of food eaten is turned into its own body। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसका 10% हमारी खुद की बॉडी के लिए यूज होता है, एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। मतलब जो लेवल का कंज्यूमर होगा वो 10% एनर्जी खुद के लिए यूज करेगा, और बाकी की एनर्जी जो है उसमें स्टोर होगी, वो नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर के लिए वो काम आएगी। Then for 10% can be taken as an average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। मतलब कि हर एक लेवल पे 10% एनर्जी जो है वो खुद के लिए यूज होती जाएगी, और बची हुई जो है वो नेक्स्ट लेवल के लिए चली जाएगी। Since so little energy is available for the next level of consumer, मतलब एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे जाएंगे तब एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, इसीलिए फूड चेन में जनरली 3 और 4 स्टेप्स ही होते हैं, और लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि हर एक लेवल के बाद एनर्जी कम होने की वजह से इतनी लॉस होती है एनर्जी कि 4th लेवल के लिए बहुत कम एनर्जी जो है वो बचती है। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल, इसीलिए लोअर ट्रॉपिक लेवल पे जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और जो लास्ट मतलब प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ग्रेटर नंबर में होते हैं, और 4th लेवल में कम होते हैं। The length and the complexity of food chains vary greatly,
मतलब कि फूड चेन, एक सिंगल चेन की बात करें, उसकी लेंथ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक ही एनिमल पे बहुत सारे एनिमल डिपेंड होते हैं, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है। तो ईच ऑर्गेनिजम्स इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स which in turn are eaten by several other organisms. So instead of the straight line food chain, the relationship can be shown as a series or branch lines called as a food web. मतलब अगर देखो ये फूड चेन और फूड वेब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। प्लांट है उसको रैट ने खाया, रैट है उसको स्नेक ने खाया, स्नेक है उसको वल्चर ने खाया, तो ये एक चेन क्रिएट हुई। लेकिन रैट जो है वो दूसरा वल्चर है सीधा वो भी खा सकता है, तो ये दोनों के बीच में भी कनेक्शन आ गया। तो ऐसे सिंगल चेन ना होते हुए एक ही एनिमल पे जब बहुत सारे एनिमल डिपेंडेंट होते हैं तो वो एक एनिमल जो है वो बहुत सारी फूड चेन का कनेक्शन होता है, इसीलिए पूरा एक मकड़ी का जाला जैसा बन जाता है, तब उसको बोला जाता है फूड वेब। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फूड चेन को रिलेट होती है तो वो फूड वेब क्रिएट करती है। देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रही है, तो देखो फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि प्लांट्स ड्रॉ किए गए हैं, उसको किसने खाया, डियर ने खाया, और डियर को किसने खाया, टाइगर ने खाया, तो ये एक चेन बन गई। सेकंड बी में जो है उसमें प्लांट है, ग्रास हॉपर उसको खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को फर्दर जो है वो वल्चर ने खाया, तो ये एक फूड चेन हो गई। यहाँ पे तीसरी भी दी गई है, तो प्लांट्स है उसको किसने खाया, जो इंसेक्ट्स है उसने खाया, उसको फिश ने खाया, और फिश को फर्दर बर्ड ने खाया, तो ये फूड चेन, तो एक सिंगल चेन में हो गई फूड चेन। अब मैंने जैसे आपको बोला कि हम जो ट्रॉपिक लेवल है उसको ऐसे पिरामिड के स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, तो देखो सबसे नीचे वाला प्रोड्यूसर दिख रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर कौन डिपेंड होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर कौन डिपेंड होता है, टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसे फूड पिरामिड जो है वो बनाई जाती है, और ये ट्रॉपिक लेवल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोला जाता है। अब जैसे मैंने बोला फूड वेब, तो देखो ये यहाँ पे फूड वेब का पिक्चर आपको दिखा गया है कि प्लांट जो है सेकंड में देखो प्लांट जो है उसको कौन कौन खाता है, रैट भी खा रहा है, इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, दूसरे जो ग्रास होपर है वो भी खा रहे हैं। अब यही ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, इंसेक्ट्स को बर्ड खा रहे हैं, माउस भी खा रहे हैं। अब माउस को, बर्ड को और फ्रॉग को, तीनों को स्नेक खा रहा है। अब स्नेक को वल्चर भी खा सकता है, स्नेक को दूसरे बर्ड भी खा सकते हैं, तो स्नेक क्या हुआ, एक कोरिलेट हुआ ना, तो बहुत सारी फूड चेन जो है वो एक के साथ मिक्स हो रही है, तो उसको जब उसको बोला जाता है फूड वेब। तो यहाँ पे आपको ये कोरिलेशन ऑफ फूड चेन जो है वो दिखाया गया है। अब जैसे डायग्राम में आपको शो किया गया है एनर्जी लेवल, तो सनलाइट में से सबसे पहले एनर्जी कौन लेगा, प्रोड्यूसर लेंगे। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हर्बीवर्स, हर्बीवर्स को कौन खाएगा, कार्निवर्स, और कार्निवर्स को कौन खाएगा, टॉप लेवल ऑफ कार्निवर्स खाएंगे। तो ऐसे एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे फ्लो होती